तो आवेग कल बताए थे ना। तो आवेग क्या होता है आपका, कोई बताएगा? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, और वो बल कितने समय के लिए लग रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है आपका, आवेग कहलाता है, ठीक है ना। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कल बता दिए थे, और लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, लिखवाए थे। तो आई बराबर क्या बताए थे आपको, एफ इंटू डेल्टा टी बता दिए थे, ठीक ना। आई बराबर आई मतलब क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है ना। एफ इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होगा आपका, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक ना। और डेल्टा टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड होगा। तो एक तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा आपका, देखो आपका दूसरा मात्रक क्या होता है बल का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका न्यूटन हो गया, और यहाँ पे फिर सेकंड भी है ना। यहाँ पे सेकंड अगर लिख दें तो आपका ये सेकंड जो है एक पावर इसकी काट देगा, तो आपका क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक ना। यही आएगा ना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मात्रक हो गया, दो मात्रक हो गया। तो आप क्या कहोगे, सीधा न्यूटन सेकंड कहोगे, या फिर क्या कहोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहोगे, ठीक है ना। तो अब इसकी हम बीमा देखते हैं। तो बीमा क्या होगी आपकी, आप लोग बताओ। न्यूटन की बीमा क्या, बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2 होती है ना, ठीक है ना। तो बीमा हो जाएगी, पहले बल की लिख लेंगे तो हो जाएगा बल का mlt पावर -2 होता है, और सेकंड का क्या होता है, टाइम t हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ml, और t की पावर देखो इधर -2 है, और इधर t की पावर क्या है, 1 है। तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1, यानी t की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी आपकी जो आपका इम्पल्स की बीमा क्या होती है, mlt पावर -1 होती है, ठीक है ना। लिख लो इन दोनों को। हो गया। अब जैसे में लिखना, जैसे इसका उदाहरण, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद को चोट मारना, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद को चोट मारना। हो गया। तो देखो अगर हम बल्ले से मारते हैं गेंद को, तो आपका बल लगाते हैं ना, पहले उसको बैट को अपना या बैट को पीछे लेके जाते हैं, और बल्ले को ऐसा बल लगाते हैं, ठीक है ना। तो बल जो है बहुत कम समय के लिए लगता है ना, ठीक है ना। यानी जितने समय के लिए हम बल लगाएं और जितना बल लगाएं, वही उसका गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, इम्पल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण लिखना, हथौड़े द्वारा कील को ठोकना, हथौड़े द्वारा कील को ठोकना, ठीक है। तो हथौड़े के द्वारा जब हम कील को ठोकते हैं तो हम बल क्या बहुत कम समय के लिए लगाते हैं ना, और मतलब बल हो गया और उसका समय, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा या आवेग हो जाएगा, ठीक है ना। जितना बल हम कील को मारने में लगाते हैं उतना हमें अगर लगातार लगाना तो लगा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बहुत महत्व है कि आपका जो बल क्या होता है बहुत कम समय के लिए लग रहा है, लेकिन बल की मात्रा बहुत
अधिक है, ठीक है ना। और इनका गुणनफल हमारा कहलाता है इम्पल्स या आवेग, ठीक है ना। और तीसरा लिखना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। अब देखो, जब क्रिकेट की गेंद हमारे हाथ में आती है, कैच लेते हैं, तो क्रिकेट की गेंद पहले क्या आएगी, उसके पास आपका एनर्जी है, तो वो बल से, किसी बल से अपने हाथ पे टक्कर मारेगी हमारे, ठीक है ना। तो क्या लगातार टक्कर मारती रहती है क्या? जितने समय आई और जितने समय, मान लो बहुत ही कम समय के लिए वो हमारे हाथ पे टक्कर मारेगी, फिर वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपका किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, वहाँ पे गेंद के द्वारा बल लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? हमारे हाथों पर लगाया जा रहा है, और बहुत कम समय के लिए लगाया जा रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल भी हमारा क्या हो जाएगा? आवेग या इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हेडिंग डालना, सिद्ध कीजिए आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। हमें क्या सिद्ध करना है? आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, ठीक है ना। तो अब देखो, हमारे पास जो है आपका आवेग बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी होता है ना, एफ इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद और ये आवेग हो गया। और संवेग परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा पी, या हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, ये भी लिख सकते हैं ना, या डेल्टा पी लिखें, P2 माइनस P1। यही हमें प्रूव करना है कि F इंटू डेल्टा टी जो होता है ये P2 माइनस P1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं F बराबर MA से, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू MA, इसको हम पहले कर चुके हैं, अभी देखना अभी लगेगा वही है, ठीक है ना। F इज इक्वल टू MA, तो यहाँ पे आपका M हो गया, और ए क्या होता है? डेल्टा V अपान डेल्टा टी होता है। ए बराबर क्या होता है? डेल्टा V अपान डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे यम और डेल्टा V क्या होता है? हाँ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं? V से, और प्रारंभिक वेग को U से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा अपान डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यम का एक बार किस में होगा? V में, तो यम V हो जाएगा, और ये यम का किस में हो जाएगा? U में, तो ये क्या हो जाएगा? यम U हो जाएगा, अपान क्या होगा? डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये यमवी क्या है? यमवी जो है अंतिम संवेग है, ठीक है ना। क्या है? अंतिम संवेग, यानी P2 है, ये है कि नहीं है ये? यानी कि P2, यानी कि यहाँ पे जो यमवी है, ये यमवी किसके बराबर है? P2 के बराबर है, और यमयू किसके बराबर होगा? P1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 लिख दिए, और अपान क्या लिख देंगे? डेल्टा टी, और इक्वल टू ये क्या है? F के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो, हम इसका इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा टी, और F इंटू डेल्टा टी क्या हो गया? P2 माइनस P1 हो गया। देखो ये इम्प्रूव कर दिए ना। यहाँ पे ये F इंटू डेल्टा टी क्या होता है? आवेग, और ये क्या है? संवेग परिवर्तन। क्या है? संवेग परिवर्तन। क्या है? संवेग परिवर्तन की दर अगर कहें तो गलत होगा क्या? गलत होगा ना। दर का मतलब क्या होता है? अपान टाइम में होना चाहिए। अब देखो, ये संवेग परिवर्तन की दर है ये, लेकिन ये क्या है? संवेग परिवर्तन है। तो आपका आवेग क्या होता है? संवेग परिवर्तन होता है। आवेग बराबर क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक है, लिख डालो तब। यहाँ पे लिख लो, आवेग बराबर
हो गया। ये आपका न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा नियम देखते हैं, तो हेडिंग डालना न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। हो गया न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम। अब देखो इसमें ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में बताया था, ठीक है ना। यानी कि कोई अगर क्रिया हो रही है, किसी कहीं पे कोई क्रिया यानी कि कोई बल लगा रहे हैं, तो उसी के अपोजिट में भी एक बल लगता है उसको संतुलित करने के लिए, और उस बल की दिशा होती है इसके मतलब जो लगाए गए बल होते हैं उसके विपरीत दिशा में होती है, ठीक ना, और बराबर होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। कोई भी क्रिया कर रहे हैं, किसी स्थान पर बल लगा रहे हैं, तो वस्तु भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, बल लगाती है, ठीक है ना। जैसे हम किसी को थप्पड़ लगाएं अगर, तो थप्पड़ लगाने के बाद वो तो उसको चोट लगेगी, ठीक है ना, लेकिन हमको भी चोट लगती है, ठीक है ना। अब हमें कम क्यों लगती है, बताओ हमें क्यों कम लगती है, और जो मार खाता है उसको ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि हथेली होता है, इसका स्किन मोटा होता है ना। अब इसका स्किन मोटा है, इस पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे स्किन पतली रहती है और उसको पूरा से एहसास हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो इसलिए जो है लगता दोनों को बराबर है, बल दोनों की तरफ बराबर लगता है, लेकिन आपका जो है यही रीज़न है कि यहाँ पे हमारे हाथ की स्किन क्या होती है, मोटी होती है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। समझ में आ गई बात ना। तो लिख लो इसको, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये दोनों बात बताना है आपको कि बराबर और विपरीत दिशा में होती है, मतलब बराबर भी होती है और विपरीत दिशा में भी होती है, ये दोनों आपके, ऐसा नहीं कि बराबर होता है और दिशा भी उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। समझ में आ रही बात ना। हाँ, तो अब इसके बाद लिखना उस लाइन को छोड़ के, माना ए का द्रव्यमान, माना वस्तु ए का द्रव्यमान MA तथा वस्तु B का द्रव्यमान MB है, वस्तु B का द्रव्यमान MB है। ऐसे स्मॉल MA लिख दोगे आप। A का द्रव्यमान क्या है आपका, MA है, और B का जो है क्या है, MB है, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये A है और दूसरी वस्तु जो है B है, और ये दोनों एक दूसरे के पास आने या टक्कर मार रही है अगर, ठीक है ना। तो अगर टक्कर लगेगी यहाँ पे, तो टक्कर लगने के बाद क्या होगा, एक आपका जो A वस्तु है ये किस पर बल लगाएगा, B पर लगाएगा। जितना बल लगाएगा A B पर, B भी उतना A पर लगाएगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। समझ में आ रही बात ना। तो A जो है, A जितना बल लगाएगा B पर, तो B भी कितना बल लगाएगा, उतना ही बल A पर लगाएगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी, ठीक ना। तो जो A जो लगा रहा है बल B पर, इसको हम क्रिया कहेंगे, ठीक ना। A जो लगा रहा है B पर, उसको क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, और जो B A पर लगा रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो हम जो कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा जो कार्य किया था, हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया।
और जो वस्तु स्वयं अपने पास से लगाती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो इसको बना लो चित्र को। ये आपका Ma है, इसका द्रव्यमान Ma है और इसका द्रव्यमान क्या होगा, Mb होगा, और एक दूसरे को टक्कर लगा रहे हैं। हो गया। अब लिखना माना वस्तु A तथा B पर, नहीं, माना वस्तु A द्वारा B पर लगाया गया बल, माना वस्तु A द्वारा B पर लगाया गया बल FAB है, ठीक है ना, FAB है, तथा उस लाइन के नीचे लिखना तथा वस्तु B द्वारा A पर लगाया गया बल, वस्तु B द्वारा A पर लगाया गया बल FBA है, ठीक है ना। अब देखो हम दो बल लगाए, यानी कि हम क्या बोले थे कि हम जो बल लगाएंगे, ठीक है ना, उसी के बराबर सामने वाले भी वस्तु लगाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों बलों का योग आपका, अगर मान लो दोनों बराबर लगा रहे तो संतुलन की अवस्था है ना, ठीक है ना। और संतुलन की अवस्था में ना तो वस्तु इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, संतुलन की अवस्था में रिजल्टेंट जो बल रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो FA है, ठीक है ना, FA है, FAB है। ये FAB का मतलब क्या है, A द्वारा B पर लगाया गया बल, और प्लस FBA मतलब क्या हुआ, B द्वारा A पर लगाया गया बल। इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है ना। उन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो अगर 0 होगा तो देखो, हम अगर ऑफ AB इक्वल टू लिखना चाहें तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो F ऑफ माइनस F ऑफ BA हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो हम बल लगाए A से B पर और उसके विपरीत दिशा में कौन सा लग रहा है, B से A पर, ये माइनस क्या बता रहा है, विपरीत दिशा, यानी ये प्रतिक्रिया बल है। ये कौन सा बल है, प्रतिक्रिया बल है। और ये कौन सा बल है, क्रिया बल है, ठीक है ना। ये कौन सा बल है, क्रिया बल है, और ये क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। समझ में आ गई बात ना। लिख लो इसको। हो गया, चलो। तो ये आपका तीसरा नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें उदाहरण है, उसको हमें समझना। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूछ देता है वो, ये उदाहरण कोई दे देगा उदाहरण को और कहेगा ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, पहला दूसरा तीसरा दे देगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा। जैसे हम पहले दूसरे में बताए थे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसी तरह आपके तीसरे में भी होगा। तो लिखना दैनिक जीवन में हेडिंग रहेगी, दैनिक जीवन में न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो पहला नंबर डालना, समतल जमीन पर चलने की प्रतिक्रिया, समतल जमीन पर चलने की प्रतिक्रिया। ये आपका समतल जमीन है, ठीक है ना। तो जब हम चलते हैं तो क्या पैर हमारा एकदम सीधा रहता है, क्या हमारा किसी एंगल पे मुड़ता है पैर ना, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ऐसा सीधा रहेंगे तो सीधा हम नहीं चल पाएंगे, तो हमारा पैर आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो मान लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पैर कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, ठीक है ना। अब पैर अगर इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे देखो